दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं प्रश्न लेके आया हूं 29 तारीख को जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम है दोस्तों उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। EVS की क्लास है, ठीक है दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार दोस्तों पूछते हैं उन्हीं सब प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि कल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या करें कि सलाद के बारे में दोस्तों आपसे बता दें कि सीटेट एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछता है। आज दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है कि मतलब आज एक दिन बीत चुका है दोस्तों। कल भी आपका एग्ज़ाम है, जिन भाई बहनों का कल एग्ज़ाम है दोस्तों सलाद के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। सलाद के बारे में अभी आज पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा दोस्तों, लेकिन कल के पेपर में आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सलाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी कथन चुनिए, कौन सा कथन सही है दोस्तों उसको चुनना है, ठीक है। सलाद भालू जैसा तो दिखाई देता है दोस्तों, ये तो सही बात है, भालू जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक के सोते हैं दोस्तों। 22 घंटे नहीं सोते हैं। सलाद भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन 22 घंटे नहीं सोते हैं, ठीक है। सलाद चिंपैंजी जैसा दिखाई देता है, वन मानुष जैसा है तो दोस्तों एकदम गलत हो गया। सलाद चिंपैंजी दोस्त ये भी गलत हो गया। सलाद भालू जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की छाया शाखा से दोस्तों उल्टे लटक के सोते हैं, ठीक है। ये आपका राइट जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दोस्तों। सलाद है कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। कल इससे रिलेटेड आपको पक्का एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पूछ लेगा कि सलाद जो होता है कौन सा ऐसा जानवर जीव होता है जो कि पेड़ की शाखा से उल्टे लटक के 17 घंटे सोता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सलाद होता है जो पेड़ की शाखा से उल्टे लटक के 17 से 18 घंटे सोता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, करा है कि हाथी के बारे में दोस्तों। हाथी के बारे में आज के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, कल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए क्या है हाथी। हाथी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। हाथी बहुत कम आराम नहीं करते दोस्तों, हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, ठीक है। ये केवल दिन के 2 से 4 घंटे ही सोते हैं दोस्तों। ये तो भाई राइट है कि जो हाथी होता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा विशालकाय जीव होता है, लेकिन ये सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है, इससे ज़्यादा नहीं सोता है, ठीक है। सेकंड क्या करा है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियाँ खा सकता है। ये तो दोस्तों गलत है, सिर्फ 100 किलोग्राम ही पत्ती और टहनियाँ खा सकता है, ठीक है। ये गलत हो गया। इसके अलावा दोस्तों वह उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रहता है दोस्तों, ये भी राइट है कि जो हाथी होते हैं इनको कीचड़ में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और जो कीचड़ होता है मिट्टी होता है उनके शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। हाथी के झुंड में दोस्तों सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है दोस्तों। आपको बता दें कि हाथी का जो झुंड होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है दोस्तों वही उस पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। तो ये भी आपका राइट जवाब हो गया। तो जिस कथन में आपको ऑप्शन ए, सी और डी दिखाई दे वो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सी, डी और ए जो है यही दिया गया है, तो यही जवाब इसका राइट होगा दोस्तों। हाथी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। जहाँ तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी हमारे 4 गुना अधिक देख सकते हैं, ए पक्षी कौन सा दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जहाँ तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं, पक्षी कौन से होते हैं। कौवा, चील, कोकिला, बाज, कबूतर, तोते, चील, बाज और गिद्ध दोस्तों। यही दोस्तों इसका राइट जवाब है कि चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं दोस्तों। यही इसका राइट जवाब भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि लद्दाख दोस्तों, लद्दाख के भूतल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आज के एग्जाम में दोस्तों आपसे आवास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में लोग कैसे रहते हैं, तो यहाँ दोस्तों आपसे लद्दाख के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है कि लद्दाख के भूतल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। आवश्यक चीज़ें रखने के लिए, जानवरों को रखने के लिए, ए और बी दोनों, न तो ए न तो बी। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में जो भूतल होता है मतलब 2 तरह की बिल्डिंग होती है, जो नीचे का होता है भूतला होता है, उसका प्रयोग जो होता है वो आवश्यक चीज़ों रखने के लिए किया जाता है और जानवरों को भी रखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मिट्टी के घरों की विशेषताएं दोस्तों, मिट्टी के घरों की विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है कि
घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। छतें जो होती हैं भोजन करने और झाड़ियों से बनी होती हैं दोस्तों। इन घरों को मिट्टी और गोबर से रंगा जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी दोस्तों जो घरों मिट्टी के घर होते हैं दोस्तों, उनकी विशेषताएं जो दी गई हैं सभी विशेषताएं क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों ये आपके पेडालॉजी से क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो आपका ईवीएस होता है वो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाता है दोस्तों। उसमें प्रत्यक्ष रूप से जितना ज़्यादा जाकर सीखेंगे दोस्तों, किसी चीज़ का अवलोकन करके, उतना ज़्यादा हम दोस्तों ये परिभाषा और उनको रटा देना और परिभाषा याद करवा देना दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। अगर परिभाषाओं के आधार पर उनसे मूल्यांकन किया जाए कि बच्चों ने कितना अच्छा परिभाषा दे दिया जाए, तो ये गलत होगा दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है अंकुरित बीजों को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। दोस्तों ये आपका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा कि ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेने जिन्हें वहां देखने गए हैं, ये तो दोस्तों आप करने देंगे क्योंकि बच्चा वहां देखेगा, उस चीज़ का अवलोकन करेगा। ठीक है, चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उनका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना, इसके लिए तो आप मना नहीं करेंगे उनको। ठीक है, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना, यही दोस्तों आप उनको मना कर देंगे कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए कुछ भी खाने की चीज़ें न लेके जाएं। ठीक है, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। ठीक है, यही इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों जो बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। माता पिता भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जाना चाहिए। दोस्तों ये आपका गलत है, ये तो आपका दोस्तों इसमें से गलत है, लेकिन इसमें से पूछा असाइनमेंट का कौन सा कथन सही है। सही कथन कौन सा है दोस्तों, पूछा है सही कथन इसमें से असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने। देखिए दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है कि असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, मानचित्र। दोस्तों आज भी एग्जाम में आपसे आपके जो पेपर था दोस्तों, इसमें मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। और दोस्तों मानचित्र से पेडालॉजी से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखिए मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। दोस्तों यही इसका राइट जवाब होगा कि मानचित्र पढ़ाने के पीछे के लिए आवश्यक कौशल में शामिल क्या है कि ताकि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझ सकें। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्यौहार पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनकी मदद करेगा इन त्योहारों के बारे में जानने में, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करके
ए और बी दोनों। दोस्तों आपको बता दें कि एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल और त्योहारों पर चर्चा कराए। इसका मतलब ये है कि इन त्योहारों के बारे में बच्चों को बताना चाहता है कि ताकि बच्चे इन त्योहार के बारे में जान सकें और हमारे देश में जो कटाई की प्रक्रिया के संबंध मौजूद विविधता है उसको भी क्या हो समझ सकें। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों ही सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा निम्नलिखित क्या करा है कि देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर प्रदान करता है। पर्यावरण अध्ययन वर्ण परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। दोस्तों आपको बता दें कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के विषय में सत्य नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, ये गलत है दोस्तों। वर्णन और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है बल्कि प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को दिखा के दोस्तों समझाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए। याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता। दोस्तों याद करना जहाँ भी आपको दिख जाए समझिए वो निगेटिव है, उसको तुरंत ही गलत काट दीजिए। तो यही इसका राइट जवाब होगा, याद करना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। जांच सूची, अभिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन। तो आपको बता दें दोस्तों रेटिंग स्केल में जांच सूची तकनीक का प्रयोग होता है। राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। दोस्तों आपको बता दें कि आज विटामिन सी के बारे में दोस्तों आज एग्जाम में पूछा था कि विटामिन सी जो होता है दोस्तों उसके बारे में आज क्वेश्चन पूछा था। तो कल दोस्तों विटामिन सी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है और इसके अलावा किसी विटामिन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। विटामिन सी जो होता है दोस्तों, विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो भी विटामिन आपके बचते हैं सब क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस ऑप्शन में दोस्तों जैसे विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या होता है, पूछ लिया कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है दोस्तों। चलिए यहाँ पूछा जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। विटामिन सी, विटामिन नियासिन या राइबोफ्लेविन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सभी क्या होते हैं, सभी विटामिन हैं दोस्तों, सभी क्या होते हैं आपके जल में घुलनशील होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि केरल के, देखिए दोस्तों मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा था। तो दोस्तों आपसे कल भी एग्जाम में पूछ सकता है। मैप से दोस्तों कभी कभी किसी का पड़ोसी राज्य पूछ लेता है, कभी किसी राज्य का दिशा पूछ लेता है। ठीक है, तो आपके लिए वो भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा था, तो कल भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल तटीय राज्य कितने हैं, 9 हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि झारखंड हमारे देश के मानचित्र में कहाँ पे स्थित है। झारखंड के बारे में पूछ लिया दोस्तों। झारखंड जो है हमारे देश के मानचित्र में उसकी स्थिति कहाँ पे है। तो उड़ीसा के उत्तर में, उत्तर प्रदेश के या छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो दोस्तों झारखंड हमारे देश के मानचित्र में उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा कि उड़ीसा के उत्तर में झारखंड स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है कि गाजीपुर गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है। कहाँ जाता है, पहले भोपाल जाता है और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी। तो आपको बता दें दोस्तों कि पहले अगर गांधी धाम का या गुजरात का रहने वाला व्यक्ति है, पहले भोपाल जाता है, तो पहले वो पूर्व दिशा में जाएगा। भोपाल जाने के लिए उसको पहले पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा, फिर वहाँ से हैदराबाद जाना चाहता है तो उसको दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा। तो इसका राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी लेटेस्ट या जानकारी हो एग्जाम संबंधी दोस्तों वो आपको मिलती रहे। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों।